अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो डिफरेंट टाइप की मोशंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करने जा रहा है आर्टिकल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। हमने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेट करे कि उसकी ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहे और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट रहे, तो हम इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हमारे इस आर्टिकल के टाइटल में ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखी जा रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? आज हम इसी रिलेशन को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो रिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, और फिर हम इसको रिलेट करने के बाद कौन कौन से एडवांटेजेस ले सकते हैं इस रिलेशन से। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, बिल्कुल उसी तरह से कि इमेजिन करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके अपर पार्ट को हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट के साथ जोड़ दिया है और इसे वर्टिकली हैंग होने के लिए छोड़ दिया, और इसका जो बॉटम वाला पार्ट था वहाँ पे हम लोगों ने एक मैस इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम हो गया। इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से करें कि इसके मैस के साथ एक पॉइंटर अटैच कर दें जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे मैस की मोशन को, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और फिर हम कुछ इस तरह से करें कि इस सस्पेंडेड मैस को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करें, हम इसे खींचते हैं नीचे की तरफ और एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं और उसके बाद हम इसे रिलीज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और फिर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा, लेकिन उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी ऊपर चला जाएगा और एक सर्टेन हाइट अटेन करेगा और उसके बाद ये वापस दोबारा से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा फिर से रिस्टोरिंग फोर्स इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी और फिर दोबारा से मीन पोजीशन पे आएगा और फिर उसके बाद दोबारा नीचे चलना शुरू हो जाएगा। यानी हमारा ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें अटैच्ड मैस जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, वो अप एंड डाउन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और अगर इसके साथ लगे हुए आप पॉइंटर को देखते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा मैस मूव कर रहा है एग्जैक्टली उसके साथ साथ हमारा पॉइंटर भी अप एंड डाउन मूव करता जा रहा है। तो अगर पॉइंटर की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं जो यहाँ पे आपको बी सी की फॉर्म में नज़र आ रही है। बी सी वो वर्टिकल लाइन है जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑसिलेट करते हुए मैस की मूवमेंट को, और वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा हमारा पॉइंटर जो कि बी सी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कंसीडर करें हमने जब इसे रिलीज़ किया था तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उस जगह पे हमने इसकी रीडिंग को नोट करना शुरू किया, तो क्या होगा, हमारा ये मैस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ए से मूव करते करते अपवर्ड पॉइंट बी तक जाएगा और फिर बी से वापस नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ए पे आएगा और फिर ए से मूव करते करते वापस नीचे आएगा जिसको हम लोगों ने पॉइंट सी का नाम दिया हुआ है, सी तक, और फिर सी से वापस इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगी और ये दोबारा ए तक पहुंच जाएगा और फिर ये इसी तरह से कंटिन्यू करता रहेगा। तो हमें पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स भी होती हैं, जिनमें से एक टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स वो
टाइम होता है, वो वक्त होता है जिस वक्त में हमारा ऑसिलेट करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। तो जिस तरह से हमने ये देखा कि हमारा ये मैस ए से हमने इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया, ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आया और ए से दोबारा नीचे सी पे गया और सी से वापस ए पे पहुंच गया। तो जब उसने अपना ये एक जो लूप था उसे कंप्लीट कर लिया तो हम कहते हैं कि उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। और फिर इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना उसे टाइम लगा, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यानी ए से ऊपर जाए और फिर वापस नीचे सी तक आए और सी से फिर वापस ए तक आ जाए, यानी अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर ले, तो जो उसको टाइम लगेगा उस राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में, हम उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं और उस टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग इस टाइम पीरियड को इस पॉइंटर की पोजीशन के साथ रिलेट करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करें। अगर हमारा ये पॉइंटर इस वक्त स्टार्टिंग पे मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है, यानी ए पे मौजूद है हमारी लाइन में, तो इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो ज़ीरो है, क्योंकि इस वक्त हमने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है, हम टाइम को रिकॉर्ड करना शुरू करें। हमारा जब ये ऑब्जेक्ट मैस मूव करते करते ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा पॉइंटर मूव करते करते पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये उसने अपने पूरे राउंड ट्रिप का क्वार्टर हिस्सा तय कर लिया, यानी उसने एक चौथाई हिस्सा यहाँ तक कवर कर लिया है अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन का। तो फिर इसको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा यहाँ तक आने में, वो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारे टोटल टाइम का 1/4 टाइम इसे रिक्वायर्ड होगा यहाँ तक आने में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा रिकॉर्डेड टाइम 0 से कैपिटल T/4 यानी टाइम पीरियड का 1/4 हो जाए, तो उस वक्त हमारा पॉइंटर पोजीशन पे मौजूद होगा, जो कि पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे बी का नाम दिया हुआ है। और फिर जब वो वापस बी से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा और पॉइंट ए पे पहुंचेगा, तो यहाँ तक आने में जो उसे टाइम चाहिए होगा वो उसके टाइम पीरियड का हाफ होगा, यानी T/2 होगा। और फिर जब वो नीचे आएगा और नीचे पहुंचेगा पॉइंट सी पे, तो यहाँ तक आने में जो उसे टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसके टाइम पीरियड का 3/4 होगा, यानी 3T/4। और फिर जब वो सी से वापस अपनी मेन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उसने अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लिया। तो रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम यहाँ पे चाहिए वो टाइम कैपिटल टी यानी उसके टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो हमें 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, हम इन पॉइंट्स पे बता सकते हैं कि हमारा पॉइंटर कब कब मौजूद होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने कहा कि जब वो बी पे होगा तो इसका मतलब है कि उसने T/4 टाइम यूज़ कर लिया है अपनी टाइम पीरियड का। और जब वो ए पे वापस आता है तो टाइम पीरियड का हाफ यानी T/2, और जब वो नीचे चला जाता है पॉइंट सी पे तो 3T/4, और जब वापस ए पे पहुंचता है तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने अपने इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की मैस की मोशन को पॉइंटर के साथ रिलेट करके देख लिया कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली वो किस तरह से चेंज हो रही है। अब इसी चीज़ को हम रिलेट करने के लिए एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो हमारे पास x0 के बराबर है। और x0 क्या है? अगर हम इसे रिलेट करें अपने अभी डिस्कस किए हुए पार्ट के साथ, तो हम कहते हैं a से लेके सी तक या ए से लेके बी तक, ये हमारे पास x0 है जो हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम एम्पलीट्यूड का भी नाम देते हैं। तो हम एक ऐसा सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लेते हैं जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड के बराबर है, और उसे हम लोग उस सर्कुलर पाथ को यहाँ पे प्लेस करते हैं और पैरेलल लाइंस के दरमियान प्लेस करते हैं। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो लाइन थी जिसे हमने बी सी का नाम दिया हुआ था, एग्जैक्टली उस लाइन के बराबर डायामीटर का हम एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं जो कि डी ई के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। डी ई डायामीटर है हमारे सर्कुलर पाथ का, जो सर्कुलर पाथ हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया जिसका रेडियस हमारे ऑसिलेट करते हुए मैस स्प्रिंग सिस्टम के
एम्पलीट्यूड के बराबर है, एक्स नॉट है। अब इस सर्कुलर पाथ में लेट्स सपोज हमारा एक पॉइंट मूव कर रहा है, और जो पॉइंट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा इस सर्कुलर पाथ में, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर स्पीड है, वो एंगुलर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस केस में हम लोग इसे देखते हैं कि हमारा लेट्स सपोज जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था, तो हमारा जो पॉइंट है जिसे हम लोगों ने पी के साथ रिप्रेजेंट किया है, वो पॉइंट हमारे पास जहाँ पे हमारा ऑसिलेट करते हुए मैस स्प्रिंग सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉइंट था ए, बिल्कुल उसके पैरेलल उसी जगह पे मौजूद है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता जाता है। तो जब ये मूव करेगा तो मूव करते करते ये जाएगा पॉइंट डी पे, और डी से फिर रोटेट करते करते ई पे आएगा, और ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर इस तरह से मूव करता रहेगा जैसे कि आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसकी मोशन को अगर हम लोग रिलेट करना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो एक चीज़ हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। वो कंसिडरेशन क्या है? वो ये चीज़ है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, हमारा ये जो पॉइंट रोटेट कर रहा है, इस रोटेट करते हुए पॉइंट का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमारे ऑसिलेट करते हुए मैस स्प्रिंग सिस्टम का था। दोनों का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इसके टाइम पीरियड को भी कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो अगर हमारा ये पॉइंट मूव करते करते ऊपर की तरफ जाता है और ओ से डी तक पहुंचता है, तो ये अगर पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है तो O1 से D तक जाता है। तो इस कर्व्ड पाथ में O1 से D तक जाने में उसे जितना टाइम लगा है वो एग्जैक्टली उतना होना चाहिए जितना हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को अपने पॉइंट A से B तक जाने में लगा था। और फिर जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये D से मूव करते करते फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में इसको जितना टाइम लग रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को बी से वापस ए तक आने में लगा था। और फिर जब ये मेन पोजीशन से मूव करते करते नीचे पॉइंट ई तक जाता है, तो वहां तक आने में भी उसको एग्जैक्टली उतना टाइम लग रहा है जितना हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को ए से सी तक आने में लगा था। और फिर ई से वापस इसने O1 तक जाना है, तो जब O1 तक जाएगा तो एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को लगा था सी से ए तक जाने में। यानी हम लोग इसके पाथ को भी 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मेन पोजीशन से लेके डी तक, फिर डी से लेके दोबारा मेन पोजीशन तक, फिर मेन पोजीशन से लेके ई तक, और ई से वापस हमारी मेन पोजीशन तक। ये जो उसने एक सर्कुलर राउंड ट्रिप किया है, इस सर्कुलर राउंड ट्रिप में एग्जैक्ट उतना टाइम लगा जितना टाइम हमारे ऑसिलेट करते हुए मैस स्प्रिंग सिस्टम को लगा था। अब अगर इसको भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि मेन पोजीशन से लेके पॉइंट डी तक जब हमारा पॉइंट मूव किया, तो इस मूवमेंट के दौरान जो उसे टाइम लगा वो टाइम पीरियड का हाफ था, टाइम पीरियड का 1/4 था। यानी T/4 में वो हमारे पॉइंट डी तक पहुंच चुका था। और फिर डी से वापस मेन पोजीशन तक आने में जो उसे टाइम लगा वो एक और T/4 था, और अगर टोटल करें तो ये T/2 बन गया, यानी टाइम पीरियड का हाफ टाइम। और फिर उसी से नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब वो पॉइंट ई पे पहुंचता है तो 3/4 हमारे टाइम पीरियड के वो यूटिलाइज कर चुका होता है, और फिर जब वापस पहुंचेगा वो हमारे मेन पोजीशन पे तो वो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये दो मोशंस हम लोगों ने देख ली और हमने देखा कि दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा था, और जो हमारा ये पॉइंट था ये सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रहा था। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट करें आपस में, तो हम एक नई डायमेंशन से इसको सीख सकते हैं। इमेजिन करें कि हमारे एक एंड से रेज ऑफ लाइट हैं जो हमारे
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने पॉइंट पी का नाम दिया हुआ है और जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अब वो जो पॉइंट सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, आप समझे वो पॉइंट नहीं है बल्कि बॉल ऑफ मैस है। एक छोटा सा मैस का बॉल है जो इस पॉइंट के साथ साथ मूव कर रहा है। और जो हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही है जिसे हमने डी ई का नाम दिया हुआ है, ये लाइन जो है ये एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्शन प्लॉट किया जा सकता है हमारे इस मूव करते हुए मैस का। तो इमेजिन करें कि रेज ऑफ लाइट है, रोशनी है और वो रोशनी पड़ रही है और रोशनी हमारी इस स्क्रीन जिसे हम लोगों ने डी ई का नाम दिया हुआ है इसके ऊपर पड़ी। तो जो हमारे पास पॉइंट पी होगा उस पी का प्रोजेक्शन इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब आप इसको ज़रा इमेजिन करें, देखिएगा कि जैसे जैसे इस सर्कुलर पाथ पे हमारा ये मैस मूव करते करते मेन पोजीशन से डी तक जाता है, वैसे वैसे हमारा जो प्रोजेक्शन है वो हमारी लाइन पे ओ से डी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यानी हमारा जो पॉइंट है यानी जो मैस है वो जब सर्कुलर पाथ में नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसके साथ साथ इसका प्रोजेक्शन भी है जो इस स्क्रीन पे मूव करते करते अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। और जब ये पॉइंट डी पे पहुंचेंगे तो उस पॉइंट डी के ऊपर हमारा मैस और प्रोजेक्शन कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा मैस जो है वो आगे आना शुरू कर देता है। अब मैस जब आगे आना शुरू करेगा तो आप कंसीडर करें कि प्रोजेक्शन डालने के लिए जो रेज़ ऑफ लाइट है हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। अब जो प्रोजेक्शन है वो दूसरे एंड से इसके ऊपर पड़ रहा है। अब इस प्रोजेक्शन को अगर हम गौर से देखें तो हमारा चूँकि ये जो मैस है ये अब डी से ओ की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इस सर्कुलर पाथ में मीन पोजीशन की तरफ मूव करते हुए इस मैस का जो प्रोजेक्शन है वो भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये मैस मीन पोजीशन की तरफ जाता है वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में साथ साथ मूव करता जाता है। और ये मीन पोजीशन से नीचे आता है और पॉइंट ई की तरफ मूव करता है तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन भी साथ साथ ई की तरफ मूव करता जा रहा है। और फिर जब ये ई से आगे जाएगा दोबारा मीन पोजीशन की तरफ तो हम फिर अपने प्रोजेक्शन के लिए जो रेज ऑफ लाइट है वो दूसरे एंड पे कंसीडर करेंगे और वहाँ से बनने वाले प्रोजेक्शन को देखेंगे। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट जिसको अब हमने एक मैस से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि उसका प्रोजेक्शन दिखा सके, वो जैसे जैसे सर्कुलर पाथ में मूव करता चला जाता है वैसे वैसे बिल्कुल उसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डी और ई लाइन के ऊपर मूव करता चला जाता है। यानी प्रोजेक्शन एक वर्टिकल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और हमारा जो पॉइंट है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता जा रहा है। यानी हम लोग अगर इन दोनों मोशंस को देखें, इन दोनों मूवमेंट्स को देखें तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट तो कर रही हैं लेकिन एग्जैक्टली एक मोशन नहीं है। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा देखें, किन दोनों चीज़ों को, ये जो सर्कुलर मोशन है इसको देखें और साथ में वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम को भी देखें और इनको एक साथ मूव कराएं क्योंकि इन दोनों चीज़ों का टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड सेम होने का मतलब ये कि हम इनकी मूवमेंट्स को एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो जैसे जैसे हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम का मैस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वैसे वैसे सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ हमारा मैस भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट डी की तरफ जाना शुरू कर देगा। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा प्रोजेक्शन, जिसको आप देखें वो भी साथ साथ मूव करते हुए डी की तरफ जा रहा है। अब जब प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे ही हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला मैस और हमारा ये सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ मैस दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन भी उनके साथ वहाँ पे पहुंच गए। और फिर जब ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं हमारे सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ मैस भी नीचे आता है और हमारा जो वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला मैस है वो भी जब नीचे की तरफ आता है तो उसके साथ साथ हमारा ये जो प्रोजेक्शन है ये भी नीचे की तरफ आता जाता है। अब अगर हम प्रोजेक्शन को एन के साथ रिप्रेजेंट कर दें और इस प्रोजेक्शन की मूवमेंट को देखें तो जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए मैस के मूवमेंट को देखते हैं तो बिल्कुल उसके साथ ही हम इसकी मूवमेंट जो कि हमारा प्रोजेक्शन है इसकी मूवमेंट भी वर्टिकल लाइन के ऊपर देखते हैं। अब जो पॉइंटर हमारा
वर्टिकल सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था, अगर उसकी मूवमेंट को इस प्रोजेक्शन की मूवमेंट के साथ रिलेट करके देखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों मूवमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। जैसे जैसे हमारा पॉइंटर ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा प्रोजेक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब हमारा पॉइंटर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा प्रोजेक्शन भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ जा रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। ये है वो फाइनल चीज़ जिसको हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उसका प्रोजेक्शन जो है वो ऑसिलेट करेगा। यानी हम लोग अगर ऑसिलेशन को स्टडी करना चाहें तो हम उस ऑसिलेशन को एक ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन से स्टडी कर सकते हैं जिसके सर्कुलर पाथ की मूवमेंट जो है उसका टाइम पीरियड आपके ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड से मैच कर रहा हो। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सर्कुलर पाथ आपने बनाया है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो और जो हमारा एम्पलीट्यूड है ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट का वो भी सेम होना चाहिए। तो टाइम पीरियड हमारे दोनों मूवमेंट्स का यानी ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट का भी और सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का भी दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, और दूसरा कि हमारे पास जो ऑसिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर हो। तो फिर हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है एक ऐसे ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन को जिसका टाइम पीरियड उसके बराबर था। तो इसका एडवांटेज क्या है? जब हम लोग ये चीज़ सीख चुके तो फिर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम इस प्रोजेक्शन की अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होगी वो बेसिकली वर्टिकली सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम की ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये है वो बेसिक एडवांटेज जो हम इन दोनों टाइप की मोशंस को रिलेट करके हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस रिलेशन के एडवांटेजेस को देखेंगे कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं, वेलोसिटी को देख सकते हैं और एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।